हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, नेबरहुड स्टैंड अलोन शॉप्स कैन ओपन इन अर्बन एरियाज़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नया अपना डायरेक्शन दिया है जिसमें यह बताया गया है कि जितनी भी शॉप्स रूरल एरियाज़ में हैं और अर्बन एरियाज़ में हैं वो ओपन की जा सकती हैं और मॉल्स और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनके अलावा सारी शॉप्स ओपन की जा सकती है। अर्बन एरियाज़ में स्टैंड अलोन शॉप और नेबरहुड शॉप्स और जो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें होती हैं उनको खोला जा सकता है। अब इस गाइडलाइंस में जो चीज़ें अलाउ की गई हैं उनमें मेन है शॉप्स इन रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास जो दुकानें हैं उनको खोला जा सकता है। स्टैंड अलोन शॉप जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की है अर्बन एरियाज़ में वो 50% स्टाफ के साथ खोली जा सकती है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर अलाउड हैं और इसके साथ ही व्हाट इज़ नॉट अलाउड, इसमें रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप अलाउड नहीं है। इसके साथ नॉन एसेंशियल आइटम्स जो ई कॉमर्स से दिए जाते हैं वो भी अभी तक अलाउ नहीं है। सेल ऑफ लिकर एंड टोबैको इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। तो इतनी चीज़ें गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा रिलैक्स करने का जो डायरेक्शन है वो दिया है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ का इंडिया के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ है वो किस तरह का है, किस तरह का इन्फेक्शन इंक्रीज़ हुआ है इन कंट्रीज़ में। इसमें 16 कंट्रीज़ को दिखाया गया है जिन्होंने 25,000 का आंकड़ा पार किया है। 25,000 से ज़्यादा केसेस वाली 16 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है और ऐसी कंट्रीज़ की जो जर्नी है 10,000वें केस के बाद की जर्नी बताई गई है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ग्राफ है वो ऑरेंज कलर से देख सकते हैं आप। ये सबसे ऊपर है यूएस जिसने सबसे जल्दी 10,000 का आंकड़ा पार किया जो 25,000 से पार गया। इसके बाद स्पेन, इटली और जर्मनी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े हैं और इंडिया का ग्राफ है ये ऑरेंज कलर से जो दिखाया गया है। यहाँ पर इन सारी कंट्रीज़ के द्वारा ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी हो काफ़ी हद तक यूज़ की गई थी जब वो 25,000 पे पहुँचे थे, लेकिन इंडिया ज़्यादातर कंट्रीज़ से टेस्टिंग में अभी पीछे है। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और इंडिया का कंपैरिजन किया गया है बाकी कंट्रीज़ से। अब अगर हम टोटल इंडिया में नंबर ऑफ़ केसेस देखें, इंडिया में आज की डेट में टोटल केसेस 26,000 से ज़्यादा हो गए हैं और केसेस की संख्या है 26,496। टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई हैं 825 और रिकवर्ड हुए लोग हैं 5,939। करीब 6,000 लोग रिकवर हुए हैं और 26,000 से ज़्यादा केसेस पहुंच गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूजीसी टू सजेस्ट एकेडमिक कैलेंडर दिस वीक। यूजीसी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, एक पैनल बनाया गया है जिसको यह टारगेट दिया गया है कि लॉकडाउन की कंडीशन में जो यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जो एकेडमिक ईयर्स हैं या एकेडमिक एग्जामिनेशंस है उनको कैसे प्रोसीड किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। पैनल सेटअप बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैव सबमिटेड रिकमेंडेशन ऑन द रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर और इसके रिगार्डिंग जो सजेशंस है उनके बारे में फाइनल डिस्कशन किया जाना है। यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एकेडमिक कैलेंडर को रिवाइज़ करने के लिए एक पैनल बनाया है और जिसकी जो फाइनल गाइडलाइंस है वो यूनिवर्सिटीज़ को नेक्स्ट वीक तक दी जानी है। अब इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी किस तरह से प्रोसीड कर सकती है अपने एकेडमिक कैलेंडर को लेकर, उसके बारे में एडवाइस दी जाएगी। तो यूजीसी एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस देने का काम करती है। यूजीसी के द्वारा एक पैनल जो बनाया गया है टू इशू एडवाइजरी गाइडलाइंस टू इंस्टीट्यूशंस और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडवाइस दी जाती है यूजीसी के द्वारा। अब ये जो पैनल है इसको हेड कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वाइस चांसलर आरसी कुहद। तो आरसी कुहद पैनल के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं जिसमें से पहला रिकमेंडेशन है नया एकेडमिक ईयर जो नॉर्मली स्टार्ट होता है जुलाई में, उसको जुलाई में ना स्टार्ट करके सितंबर से स्टार्ट किया जाए। तो जुलाई की जगह सितंबर से स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा दूसरा रिकमेंडेशन है इस पैनल के द्वारा, वो रिकमेंडेशन उस रिकमेंडेशन के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ कैन कंडक्ट देयर ईयर एंड एग्जामिनेशंस ऑनलाइन अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास रिसोर्सेज हैं वो अपना एग्ज़ाम जो है ईयर के एंड में जो लिया जाता है उसको ऑनलाइन ले सकती है, ऐसा रिकमेंड किया गया यूजीसी के द्वारा। और
जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो लॉकडाउन उठने का वेट करें, और जैसे ही लॉकडाउन उठता है उसके बाद दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि किस तरह से कितने टाइम के बाद एग्ज़ाम लेना है। तो ये 2 रिकमेंडेशन यूजीसी के पैनल के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो फाइनल डायरेक्शन है, जो गाइडलाइंस है, वो यूनिवर्सिटीज़ को अभी नहीं भेजी गई है। फाइनल डिस्कशन इसमें होना बाकी है। अब इस पैनल के अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पैनल बनाए गए हैं। एक अनदर पैनल के जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नागेश्वर राव हेड कर रहे हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। तो ये जो फाइनल गाइडलाइंस होने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को ये रिकमेंडेशन दी जाएंगी, और ये जो रिकमेंडेशन है ये एडवाइजरी होती हैं, इसलिए उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ रोल रहता है, और यूनिवर्सिटीज़ भी खुद से डिसाइड कर सकती है, बिकॉज यूनिवर्सिटी किस लोकेशन में पड़ती है, किस एरिया में पड़ती है, वेदर यूनिवर्सिटी लाइज इन रेड जोन, अगर रेड जोन में पड़ रही है या कंटेनमेंट जोन में कोई यूनिवर्सिटी पड़ रही है, तो वहाँ पर के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, वहाँ के एकेडमिक कैलेंडर दूसरे तरीके से डिज़ाइन किए जाने चाहिए, बिकॉज उस एरिया के एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से ही एकेडमिक कैलेंडर डिसाइड होगा। तो यूनिवर्सिटीज़ भी अपना जो फाइनल डिसीजन है वो ले सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और ये जो है ये ओवरऑल गाइडलाइंस दी जाती है यूजीसी के द्वारा। अब यहाँ पर यूजीसी की बात की गई है, तो हम यूजीसी एज ए बॉडी के बारे में देख लेते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है। इसका जो मेजर काम है, इसका काम है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये यूजीसी का जो मेन मोटो है, मेन टारगेट है। इसके अलावा भी ये यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी इंडिया में होती हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करती है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, अगर यूनिवर्सिटीज़ कोई उनको फुलफ़िल करती हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी के पास है, और यूजीसी के द्वारा ही हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड डिसबर्स किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को फ़ंड यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी के चेयरमैन हैं यूजीसी के डीपी सिंह। तो ये बात हो गई यूजीसी एज ए बॉडी के बारे में, जो हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंडिया में मीट करती है और अपनी एडवाइजरी जारी करती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ओनली 15% ऑफ पुअर हाउस होल्ड रिसीव्ड पल्सेज। गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल महीने में एक रिलीफ पैकेज इशू किया गया था। इस रिलीफ पैकेज को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा रिलीज़ किया गया था, और उस पैकेज में एक्स्ट्रा राशन एलोकेशन की बात की गई थी, एक्स्ट्रा राशन देने की बात की गई थी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21। अप्रैल, मई और जून महीने के लिए एक्स्ट्रा राशन दिया जाएगा गरीबों को लॉकडाउन के पीरियड में, ऐसा बोला गया था। 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा राशन। और ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी इस दौरान, वो स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो इशू किया गया था। इस पैकेज के दौरान टोटल जो हाउस होल्ड को पल्सेज मिली हैं वो करीब 15% है। ये बात बताई गई है इस आर्टिकल में। ओनली 15% ऑफ पुअर हाउस होल्ड रिसीव्ड पल्सेज। ये जो डेटा है वो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट का ही ये डेटा है जो बोलता है कि जितने लोगों को पल्सेस दी जानी थी उसका 15% पुअर हाउस होल्ड को ही अभी तक पल्सेस दी जा सकी हैं। अब जो टोटल पल्सेस की क्वांटिटी थी जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, वो क्वांटिटी थी करीब 2 लाख टन। 1.96 लाख टन की जो पल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, जिसमें से केवल 30,000 टन की पल्सेस का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया है अभी तक। अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है? इसका कारण ये बताया जा रहा है कि ये जो डिले हुआ है इसका मेजर कारण है कि गवर्नमेंट का जो स्टोर है, जितनी भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, वहाँ पर अनमिल्ड पल्सेस ही गोडाउन में रहती हैं, और बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को इन पल्सेस को मिलिंग करवाना पड़ता है। तो जो मिलिंग ऑपरेशन है उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है पल्सेस थ्रू राशन शॉप्स। तो मिलिंग ऑपरेशन ना होने के कारण, तेज़ी से मिलिंग ऑपरेशन बढ़ाया नहीं जा सका, जिसके कारण पल्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो इसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के गोदाम में जो पल्सेस होती हैं अनमिल्ड पल्सेस ही स्टॉक होती हैं, मिल्ड पल्सेस स्टॉक नहीं होती। अनमिल्ड पल्सेस को पहले बिलिंग करवाई जाती है, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो पहला ये जो हर्डल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जितने भी 80 करोड़ बेनिफिशियरीज़ हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जो गवर्नमेंट का पैकेज था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उस पैकेज में बोला गया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनको एक्स्ट्रा 5 किलो का दाल या फिर वीट दिया जाएगा, या तो गेहूँ या चावल 5 किलो का एक्स्ट्रा दिया जाएगा और उसके साथ ही 1 किलो दाल भी दी जाएगी, यानी कि या तो वीट दिया जाएगा या राइस दिया जाएगा और उसके साथ 1 किलो पल्स दी जाएगी। तो इस एक्ट के तहत करीब 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, जिसमें से वीट और राइस का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हुआ है, लेकिन पल्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हुआ है। इसमें कुछ हर्डल्स स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए हैं। स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर भी कुछ हर्डल्स आए हैं। मेजर हर्डल्स पल्सेस में ही देखने को मिला है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नोडल एजेंसी होती है जो पल्सेस को प्रोक्योर करती है फार्मर से और बफर स्टॉक करती है पल्सेस का। तो पल्स के लिए अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो इस एजेंसी के द्वारा प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये पल्सेस को प्रोक्योर भी करती है और स्टॉक भी करती है। और 5.88 लाख टन का पल्सेस का टोटल रिक्वायरमेंट था जिसको मिलिंग करवाना था, और इस मिलिंग के ऑपरेशन को नेफेड के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए ऑलरेडी 100 मिल्स पे मिलिंग की प्रोसेस की जा रही है, जिनकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 8.5 लाख टन की कैपेसिटी को फुलफ़िल किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो पल्सेस से रिलेटेड है वो नेफेड के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर नेफेड इंपॉर्टेंट बॉडी है जो पल्सेस के प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज देखती है। बफर स्टॉक इसी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम नेफेड के बारे में देख लेते हैं। नेफेड एज ए बॉडी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनका कोऑपरेटिव के थ्रू मार्केटिंग करने का काम नेफेड के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ये काम करता है। इट इज़ फाउंडेड ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर 1958। तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, और 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती के दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और उस दिन क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? बिकॉज इसका जो मेजर काम है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कोऑपरेटिव के थ्रू मार्केट करना है और सेल करना है। तो इंडिया के एग्रीकल्चर को महात्मा गांधी के ड्रीम के अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी चाहते थे कि विलेजेस और एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, तो इसीलिए 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन। पूरे देश में जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनके ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। इसको रजिस्टर किया गया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, और नेफेड इज़ नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग एजेंसी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया में अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है और जो मार्केटिंग की जाती है उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नेफेड। लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग एजेंसी है नेफेड, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में, और जोनल ऑफिसेज हैं अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स कैपिटल में मेनली। तो नेफेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को हेल्प करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट करने का काम करता है। 2 अक्टूबर 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्योर और मार्केट करने का सबसे बड़ी एजेंसी है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है रोबोट टू हेल्प हॉस्पिटल्स इन ब्रेकिंग द चेन। केरला में एक रोबोट स्टार्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट इर्नाकुलम में। रोबोट जिसका नाम कर्मी बॉट है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर किया गया है एक स्टार्टअप के द्वारा। इस रोबोट को हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि जो डॉक्टर्स हैं और कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट में उनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को कम किया जा सके। रोबोट का नाम है कर्मी बॉट, ये इंपॉर्टेंट है। रोबोट कर्मी बॉट इज़ डिप्लॉयड एट आइसोलेशन वार्ड फॉर कोविड-19 पेशेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एर्नाकुलम, और ये अक्रॉस द कंट्री डिप्लॉय करने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। ये जो रोबोट बनाया गया था ये असीमोव रोबोटिक्स जो एक स्टार्टअप है, केरला के एक विलेज का स्टार्टअप है, उसके द्वारा बनाया गया है।
असीमोव रोबोटिक्स ने बनाया है कर्मीबॉट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कर्मीबॉट असीमोव रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है। रोबोट के द्वारा जो फंक्शन है वो क्या क्या फंक्शन किए जाएंगे? रोबोट परफॉर्म्स अ स्लीव ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम डिस्पेंसिंग फूड एंड मेडिसिन एंड कलेक्शन ऑफ ट्रेस लेफ्ट बिहाइंड बाई पेशेंट टू इनिशिएट ए वीडियो कॉल बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। रोबोट जो मेडिसिन्स हैं, जो फूड सप्लाईज हैं, वो पेशेंट को दे सकता है और जो पेशेंट्स के ट्रेसेस या वेस्टेज होता है उनको सेग्रीगेट करने का काम भी रोबोट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर और पेशेंट की वीडियो कॉलिंग भी ये रोबोट करवा सकता है, जिससे कि डॉक्टर और इन्फेक्टेड पेशेंट का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो मिनिमाइज हो सके। इसके साथ ही अल्ट्रावायलेट बेस्ड डिसइंफेक्शन का काम भी रोबोट के द्वारा किया जा सकता है। डिटर्जेंट का स्प्रे भी रोबोट के द्वारा कराया जा सकता है। जिन एरियाज़ में, जिन जोन्स में, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर रोबोट को डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ह्यूमंस में कम किया जा सके। इसका जो गोल है वो पेशेंट और हेल्थ वर्कर्स के इंट्रैक्शन को कम करना है। और जो PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कम है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अगर रोबोट डिप्लॉय किया जाएगा, रोबोट को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो जो कम क्वांटिटी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनकी डिमांड और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और कम में ही अच्छे से काम किया जा सकता है। इस रोबोट को मेडिकल कॉलेज के कंसल्टेशन से 1 महीने के ही टाइम पीरियड में डिप्लॉय किया गया है। टोटल कैपेसिटी है रोबोट की 25 किलो का पेलोड ये कैरी कर सकता है और 2 घंटे की चार्जिंग के बाद 6 से 8 घंटे तक अपना काम कर सकता है। तो 2 इंपॉर्टेंट हैं डिटेल यहाँ पर। 25 किलो का टोटल वेट ये कैरी कर सकता है, पेलोड कैरी कर सकता है और 6 से 8 घंटे तक एक सिंगल चार्जिंग 2 घंटे की चार्जिंग के बाद ये काम कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट टू स्टडी लेसन लर्न फ्रॉम स्पेनिश फ्लू। अब HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा देश भर की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को स्पेनिश फ्लू के बारे में स्टडी करने के लिए बोला गया है। और 1918 में जब स्पेनिश फ्लू ने ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड को प्रभावित किया था, इन्फ्लुएंस किया था, तो उस समय इंडिया में किस तरह इस फ्लू को कंटेन किया गया था और किस तरह से इसको कंट्रोल किया गया था और इकोनॉमी को किस तरह से संभाला गया था, इस बात की स्टडी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा की जानी चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जानी चाहिए। सारे यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन अपने अपने रिकॉर्ड्स को खंगालें, अपने अपने रिकॉर्ड्स को देखें, अपने आर्काइव्स को देखें लाइब्रेरी में और स्टडी करें कि 1918 का स्पेनिश फ्लू किस तरह डील किया गया था इंडिया में। तो ये डायरेक्शन एक तरह से दिया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा सारे यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। अब ये 1918 में एक फ्लू बहुत बड़े लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड फैला था करीब 100 साल पहले। आज है 2020 और करीब 100 साल पहले 1918 में H1N1, जिसको कॉमनली स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे दुनिया में फैला था और पेंडेमिक बन गया था उस समय। और टोटल 12 से 17 मिलियन लोग मरे थे इस फ्लू से। तो पहले हम इस फ्लू के बारे में देख लेते हैं। स्पेनिश फ्लू क्या है? स्पेनिश फ्लू, इसको 1918 का फ्लू पेंडेमिक भी बोलते हैं। एक अनयूजुअल डेडली इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 36 महीने का ड्यूरेशन है। मतलब करीब 3 साल तक ये 2.5 से 3 साल तक ये फ्लू चला था। जनवरी 1918 से लेकर दिसंबर 1920 तक ये फ्लू चला था और इसने दुनिया भर में 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया था और करीब 50 मिलियन लोग मारे गए थे इस फ्लू में। ऐसा कहा जाता है कि जो मरने वालों की संख्या थी वो इससे भी कहीं ज़्यादा थी। करीब 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब 30% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस फ्लू से कहीं ना कहीं प्रभावित थी। और इस फ्लू को पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में डेडलीस्ट पेंडेमिक अभी तक की डेट तक माना जाता है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, जब से ह्यूमन की हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है, तब से डेडलीस्ट फ्लू माना जाता है स्पेनिश फ्लू को। अब इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों आया? तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 में हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 के एंड के बाद जो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड का जो मोरल है बहुत डाउन हो गया था। बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, हर मोस्टली कंट्रीज़ में लोग मरे थे, जिसके कारण जो मेजर कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़, USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज़ ने नॉर्मली उस फेज़ के बाद अपने देश में लोगों के मरने की जो रिपोर्ट है वो देना बंद कर दिया। लोगों का
इलनेस मतलब लोगों की बीमारी और लोगों के मरने की जो निगेटिव रिपोर्ट्स आ रही थी और जिससे लोग और ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहे थे, तो वो रिपोर्ट छापना बंद कर दिया। अब इस फेज़ में ये जो इन्फ्लुएंजा है, ये जो फ्लू है, ये पनपा था। इस फेज़ में शुरू हो गया था। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये स्टार्ट होने लगा था, लेकिन इन कंट्रीज़ ने लोगों के मरने की संख्या बताई ही नहीं, प्रिंट ही नहीं की, जिससे बाकी पॉपुलेशन को पता नहीं चला इस फ्लू के बारे में और ये काफ़ी बड़े लेवल पर फैल गया। अब उस समय स्पेन, जो कि न्यूट्रल कंट्री था, जिसने किसी भी पार्टी में विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो वहाँ पर फ्लू की जो रिकॉर्डिंग है वो बराबर की जा रही थी और उनकी जो रिपोर्ट है वो न्यूज़ में भी बराबर आ रही थी। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें नॉर्मली बड़ी कंट्रीज़ में फ्लू की रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन स्पेन में ये रिपोर्टिंग बराबर हो रही थी और स्पेन में काफ़ी बड़े लेवल पर जब ये फ्लू फैल गया और वहाँ के किंग एल्फेंसो 13 को भी इल कर दिया इस फ्लू ने, वहाँ के किंग भी जब बीमार पड़ गए इस फ्लू के कारण, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया उस केस में उस समय ये फ्लू। और उसी इवेंट के बाद इस फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया और इस नाम के बाद एक फॉल्स इंप्रेशन, ये नाम इसलिए भी रखा गया था कि एक फॉल्स इंप्रेशन बन रहा था, एक झूठा इंप्रेशन बन गया कि ये फ्लू स्पेन में शुरू हुआ है, इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू कहा जाए। तो हालांकि ये नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है। स्पेनिश फ्लू ना तो स्पेन में ओरिजिनेट हुआ था, ना तो स्पेन से शुरू हुआ था और ना ही केवल स्पेन में हुआ था। तो केवल स्पेन का फ्लू नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में हुआ था और इसका ओरिजिन भी स्पेन में नहीं हुआ था। इसका ओरिजिन किस लोकेशन पे हुआ था ये अभी तक अनडिस्प्यूटेड है और ये किसी भी रिकॉर्ड से क्लियर बात अभी तक सामने नहीं आई है। ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्पेन का फ्लू था और केवल स्पेन में ही हुआ था। तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाली बात है। दूसरा है, इसमें जो वायरस था वो H1N1 था। H1N1 वायरस इसका कैरियर था। जैसे अभी जो कोरोना वायरस है इसमें SARS-CoV-2 वायरस है, उसी तरह स्पेनिश फ्लू का वायरस H1N1 था। स्पेनिश फ्लू 2 बार वर्ल्ड में फैला है, एक तो 1918 में जो फैला था जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, और दूसरा जो स्पेनिश फ्लू है H1N1 कैरियर के कारण वो 2009 में फैला था। तो ये बात की हमने स्पेनिश फ्लू की। तो स्पेनिश फ्लू के टाइम इंडिया में किस तरह से कंट्रोल किया गया था स्पेनिश फ्लू को और उस समय जो इकॉनमी चल रही थी वो गवर्नमेंट की तरफ से कैसे संभाली गई थी, उस मैटर को स्टडी करने के लिए HRD मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को लिखा है और उनसे बोला गया है कि ये आर्काइव्स में देखा जाए और स्टडी किया जाए इस मैटर को, सो दैट अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है उस लॉकडाउन से कैसे एग्जिट किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और उस लॉकडाउन से निकलने के लिए जो इकॉनमी है इंडिया की उसको कैसे संभाला जाए और बाकी जो कंडीशन है कंट्री में उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाए। तो लोकल सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। एग्जिट हम कैसे लेते हैं लॉकडाउन फेज़ में और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में, और लोकल सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से 100 साल पहले इन चीज़ों को मैनेज किया गया था वो भी स्टडी किया जाए। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, UN पुशेस फॉर ग्लोबल वैक्सीन एफर्ट्स। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बोला है कि एक ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है और ग्लोबल कंट्रीज़ को, जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ को साथ में मिलकर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। कोरोना वायरस का जो अभी टोटल मरने वालों की संख्या है वो 2 लाख से ज़्यादा हो गई है, जिसमें USA सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और ऐसे केस में सारी कंट्रीज़ को बिल्कुल वॉर फुटिंग पे मिल के वैक्सीन के लिए डेवलपमेंट में लगना चाहिए। इस टाइम पे ज़्यादातर गवर्नमेंट्स स्ट्रगल कर रही हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस को रोका जा सके और इकोनॉमिक डिवास्टेशन या इकोनॉमिक लॉस जो उनकी कंट्री झेल रही है उसको किस तरह से कम किया जा सके। तो ऐसे टाइम में करीब 2.8 मिलियन लोग कोरोना वायरस से इन्फ्लेक्ट हुए हैं वर्ल्ड में और आधी ह्यूमैनिटी मतलब आधी पॉपुलेशन वर्ल्ड की किसी ना किसी तरह के लॉकडाउन की स्थिति में रह रही है। करीब आधी पॉपुलेशन प्रभावित है अभी इस वायरस के कारण। यहाँ पर एक और बात बोली गई है WHO के द्वारा, जो स्प्रेड है कोविड-19 का, इसके कारण मेडिकल रिस्क बढ़ रहा है। और मेडिकल रिस्क किस तरह का, इसके कारण दूसरी बीमारियां जो हैं वो बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे कि अगर अभी के कंडीशन में हम देखें, ज़्यादातर कंट्रीज़ लॉकडाउन की स्थिति में हैं और जो नहीं है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इकॉनमी पे और जो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन है उस पर। तो इस समय मलेरिया से
करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग मर सकते हैं, क्योंकि मलेरिया से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ अलग अलग कंट्रीज़ को दी जाती हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनका जो ट्रेड है वो रुक गया है। मलेरिया के जो नेट कंट्रीज़ को दिए जाते हैं, जो पुअर कंट्रीज़ को दिए जाते हैं मलेरिया से बचने के लिए, वो नेट और मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही हैं नीडी लोगों के पास। और उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है? उसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि जो मलेरिया से डेथ नॉर्मली होती हैं, वो डेथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस साल के लिए WHO ने बोला है कि 7,70,000 डेथ हो सकती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू मलेरिया, जो 2018 के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा होगा। यानी कि कोरोना वायरस तो एक तरफ लोगों को मार ही रहा है, उसके कारण बाकी बीमारियां भी लोगों को मार सकती हैं। ये बात बताई गई है WHO के द्वारा। इस समय गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से जो लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन में है, वो अपने लॉकडाउन को कम करने की सोच रही है, और जो इकोनॉमी के उनकी कंट्री के इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा है इस समय, उसको कम करने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो एफ़र्ट्स हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा बहुत तेज़ी से लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा जो इन्फेक्शन का रेट है यूरोपियन कंट्रीज़ में कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ये जो वायरस इन्फेक्शन है कम होना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाकी नेशंस में ये बढ़ने के चांसेस हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद ये जो वायरस है ये बाकी कंट्रीज़ में बढ़ सकता है, ऐसा एक वार्निंग दिया गया है WHO के द्वारा। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने एक ग्लोबल एफर्ट से वैक्सीन डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की बात की गई है, तो हम यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, और नेशंस के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं उनको मजबूत करना, उनको हार्मोनाइज करना। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसमें टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 193 मेंबर है। तो अभी की आज की डेट की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन की, वो है 193 मेंबर स्टेट्स की। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स में हैं इसमें अभी, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 के दिन। 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के। नेक्स्ट न्यूज़ है सऊदी अरेबिया एबोलिशेस फ्लॉगिंग एज पनिशमेंट। तो सऊदी अरेबिया में अभी तक फ्लॉगिंग या कोड़े मारने का जो सज़ा है वो दिया जाता था, और अब सऊदी अरेबिया ने अपने रिफॉर्म को कंटिन्यू करते हुए फ्लॉगिंग की जो पनिशमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। अब जो भी कन्विक्ट्स है जिनको ऐसे जो पनिशमेंट है वो दिए जाते थे, अब उनको फाइन या फिर प्रिजन इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा फ्लॉगिंग की जगह। यानी कि कोड़े मारने की जो इनह्यूमन एक पनिशमेंट दी जाती थी सऊदी अरेबिया ने, वो अब एंड कर दी है। सऊदी अरेबिया में 2014 में एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बना था, जिसमें एक ब्लॉगर को 1000 कोड़े मारने की सज़ा दी गई थी, जिसके बाद ये मामला जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा इनह्यूमन मानते हैं, और ये जो एक्टिविस्ट हैं जिनको सज़ा दी गई थी सऊदी अरेबिया के द्वारा, इनका नाम था रैफ बदावी। और इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट ने इन्हें सहयोग ह्यूमन राइट प्राइज़ अवार्ड किया था। तो सऊदी अरेबिया के जो ब्लॉगर है जिनको सऊदी अरेबिया ने सज़ा दी थी, उसको ह्यूमन राइट अवार्ड यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद ये जो पूरा मुद्दा है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। 1000 कोड़े मारने की सज़ा, ये सज़ा जो अब सऊदी अरेबिया के द्वारा दी गई थी, ये बैन कर दी गई है, बंद कर दी गई है। सऊदी अरेबिया ने ये एबोलिश कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किस कंट्री ने फ्लॉगिंग की जो सज़ा है वो ऐसी पनिशमेंट एबोलिश की है? तो आंसर होगा सऊदी अरेबिया। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।